नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको संपत्ति से जुड़ी कानूनी जानकारियां देंगे, साथ में संपत्ति से जुड़ी कानूनी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। भारतीय न्यायालयों में लंबित सभी मामलों में कम से कम 2/3 संपत्ति या संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी से जुड़े हैं। संपत्ति पर अक्सर परिवार के झगड़े होते रहते हैं। संपत्ति एक बुनियादी मानव अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 300A द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार के समान है और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के अलावा किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। संपत्ति से जुड़ा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सभी हिंदुओं, बौद्धों, जैन और सिखों पर लागू होता है। यह उन पर भी लागू होता है जो इनमें से किसी भी धर्म में कन्वर्ट हुए हैं या फिर मां बाप की शादी के बिना उन्होंने जन्म लिया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भारतीय मुस्लिमों और ईसाइयों पर लागू नहीं होता क्योंकि संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में कैसे मिलेगी, इसके लिए उनके अपने निजी कानून है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तब सवालों में आता है जब किसी हिंदू की बिना वसीयत छोड़े ही मौत हो जाती है। इसके बाद उत्तराधिकार कानून के नियमों पर ही निर्भर करता है। संपत्ति पर हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता उदित गुप्ता जी। उदित जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो दर्शकों, उदित जी आपको संपत्ति से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारियां देंगे। अगर आपका संपत्ति से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके उदित जी से अपनी राय ले सकते हैं। आप फटाफट फोन नंबर हमारे नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है 012061279337, 012061279338। ये दो नंबर है। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 012061279337, 012061279338। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उदित जी आज हमारी संपत्ति से जुड़ी कानूनी जानकारियों को बढ़ाएंगे। वो बताएंगे कि कहां कहां पर कानूनी पेच फंसते हैं, संपत्ति को लेकर क्या कानून है, कैसे ये बना, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उदित जी, सबसे पहला सवाल हमारा जो बनता है, जो दर्शकों को ताकि समझ में आ जाए कि क्या संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे। देखिए 1978 तक ये राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, यानी ये फंडामेंटल राइट थी। उसके बाद इसको 300A, जैसे अभी आपने कार्यक्रम के शुरू में बताया, 300A आर्टिकल 44th अमेंडमेंट से ऐड हुआ। उसमें ये लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि जो जिसके पास प्रॉपर्टी है उसकी डेप्रीवेशन विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हो सकती। यानी किसी को अगर प्रॉपर्टी यूज करनी है, ऑक्यूपाई करनी, एंजॉय करनी है विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बिना लॉ के अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए, उसको फॉलो करते हुए, उसके बिना ये आपको डेप्रीवेशन नहीं हो सकती। आपकी आवाज आना हम तक बंद हो गई है, एक बार। जी, अभी आपको मेरी आवाज आ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ जी कि एक जो 300A आर्टिकल दिया गया है, इसके तहत जो प्रॉपर्टी आपके पास है जिसको आप यूज, ऑक्यूपाई, एंजॉय कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कानूनी अधिकारों के बिना आपको उसकी डेप्रीविएशन नहीं दी जा सकती। जी। इसका जो एक्सेप्शन है, जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इसका जो एक्सेप्शन है वो है गवर्नमेंट के पास। अगर गवर्नमेंट आपकी लैंड किसी पब्लिक इंटरेस्ट में एक्वायर करना चाहे तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में एक्वायर कर सकती है, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट वैलिड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। और जो आपका लैंड एक्वायर होगा, यानी जो आपकी प्रॉपर्टी अगर एक्वायर होगी तो उसकी जायज कॉम्पनसेशन आपको मिलेगी। तो राइट टू प्रॉपर्टी 300A में कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और उसकी डेप्रीविएशन विदाउट फॉलोइंग और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हो सकती, सिवाय गवर्नमेंट के पास जो एक्विजिशन कर सकती है, लेकिन वो एक्विजिशन पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। उसका जो रीजन है वो वैलिड और लीगल होना चाहिए और उसके लिए जो लैंड आपकी एक्वायर हो रही है, जो प्रॉपर्टी आपको एक्वायर हो रही है पब्लिक इंटरेस्ट में, उसकी कॉम्पनसेशन आपको पूरी मिलनी चाहिए। ये हम लोग अक्सर सुनते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, इसी तरह राइट टू प्रॉपर्टी भी है। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें इसमें आ जाती हैं, क्या क्या शामिल रहता है?
देखिए जी, अब प्रॉपर्टी जैसे अब हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी या तो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। जी इमूवेबल वो वाली प्रॉपर्टी होती है जो जमीन से जुड़ी होती है। जी जैसे सिर्फ आपके दर्शकों को समझाने के लिए एक तरीका है, जैसे एक पेड़ है। जी पेड़ जब तक जमीन से जुड़ा है इमूवेबल है, लेकिन जब पेड़ को काट दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए तो वो मूवेबल बन जाता है। वैसे ठीक है। एसेट्स हैं जो इमूवेबल एसेट्स होते हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं। जो मूवेबल एसेट्स हैं वो जमीन से नहीं जुड़े हुए होते। एग्जाम्पल के तहत किसी का घर है, किसी की प्रॉपर्टी ऐसी है जो किराए पे गई हुई है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो जमीन से जुड़ी हुई है, उसको लैंड है, प्रॉपर्टीज हैं, वो उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जी लेकिन इसमें मूवेबल प्रॉपर्टीज भी आती हैं, जैसे ठीक। कि हमारे पास पैसा हो गया, बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा हो गया, हमारे पास स्टॉक्स हो गए, जो शेयर स्टॉक्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, जी। हमारे पास ज्वेलरी हो गई, हमारे पास गोल्ड हो गया, वो सारी चीजें मूवेबल एसेट्स में आ जाती है, तो जी। मूवेबल प्रॉपर्टीज कहलाई जाती है। तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ये राइट टू प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड। ठीक है। और अक्सर बेटे को तो संपत्ति में अधिकार मिल जाता है, लेकिन क्या बेटी शादी के बाद, विशेषकर हम बात कर रहे हैं, क्या शादी के बाद बेटी जो है पिता की संपत्ति पर अपना दावा कर सकती है? देखिए जी, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो बनाया गया, जी उसमें सेक्शन 8 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का है, वो डील करता है कि पिता की प्रॉपर्टी की कैसे डिवीजन होगी। जी देखिए, जैसे आपने भी कार्यक्रम के शुरू में बताया, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट तब लागू होता है जब किसी की बिना विल की मृत्यु हो जाए, मतलब किसी ने विल नहीं बनाई और इंटरस्टेट डेथ हो जाए। अब इंटरस्टेट डेथ होने का मतलब ये है कि किसी ने ये नहीं लिख के गए कि उनकी प्रॉपर्टी उनके बाद कैसे डिवाइड होगी, कैसे जाएगी, किसको बिक्यूट होगी और किसके ऊपर डिवॉल्व होगी। तो इसकी वजह से ये सक्सेशन एक्ट को लाया गया। अब इसमें जो सेक्शन 8 है, देखिए, जो राइट टू, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा वायर आपका शायद फिर हिल गया है तो आवाज आनी। अभी जी अभी आई थी फिर कटी है। तो प्रॉपर्टी संबंधी क्या कानून है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस एक्ट के जरिए क्या आता है। आरआईपी की यानी आरटीपी की हम जब बात करते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी की, उसके अंदर क्या आता है। अब हमने इसके बाद ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि बेटी को शादी के बाद क्या मिल सकते हैं, कुछ अधिकार या प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा मिलता है। हम इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी के कानून को लेकर। और ब्रेक पे जाने से पहले चूंकि संपर्क उदित जी का ठीक तरीके से नेटवर्क इश्यू कारण उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या शादी के बाद पिता की संपत्ति पर बेटी दावा कर सकती है। इस सवाल से हम फिर से आगे बढ़ते हैं। उदित जी, ये सवाल चूंकि अधूरा रह गया था, हम चाहेंगे इसको पूरा करें, आप इसका जवाब। देखिए जी, थोड़ा सा जवाब लंबा है। मैं आपको बस ये बता रहा था कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है कि जब विल नहीं छोड़ी जाती, यानी वो ये नहीं बताते कि ये उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कैसे डिवॉल्व होगी, मतलब वो कैसे चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट कम्स इनटू प्ले। अब इसमें क्या लिखा गया है ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके बाद कानूनी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट्स हैं, क्या चीजें, ये थोड़ा सा जानना जरूरी। देखिए जी, सेक्शन 8 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का है, वो जो डॉटर्स हैं उनको अपने पिता की प्रॉपर्टी में राइट देती है। यानी 56 में जब ये एक्ट बना था, तो जो डॉटर्स हैं उनका राइट शुरू से अपने पिता की प्रॉपर्टी में था। जो ये कानून जब बनाया गया, इसमें ये डिफरेंशिएट नहीं किया गया कि शादीशुदा डॉटर्स हो या अनमैरिड, यानी मैरिड डॉटर अनमैरिड में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। इसका मतलब ये है जी कि अगर किसी पिता की डेथ हो जाती है और जिन्होंने अपनी विल नहीं छोड़ी है, तो सेक्शन 8 के तहत उसमें जो शेड्यूल 1 में जो लोगों का नाम है, उन सबको प्रॉपर्टियां इक्वल डिवाइड होंगी। यानी सन, डॉटर, विडो एंड मदर। ये तो मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ सरसरी तौर पे, इन चारों भी हैं और भी हैं, लेकिन इन सबको तो मिलेगा जो
सेक्शन 8 के तहत पिता की प्रॉपर्टी में राइट टू डॉटर मतलब बेटी का राइट बनता है। जी। अब इसमें एक सेक्शन 6 भी है जो को पार्टनरी राइट, जैसे जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज की जो प्रॉपर्टी ओन्ड होती हैं, HUF की जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें जो को पार्टनरी राइट होता है डॉटर्स का, वो पहले 2005 के अमेंडमेंट से पहले नहीं था जी। वो 2005 में जब अमेंडमेंट लाई गई तो उसमें ये किया गया कि 2005 के बाद जी। मतलब जो पहली हुई वो ये था कि इसमें सारे शुरू से लेकर 1956 से लेकर अब तक अगर पिता की डेथ 2005 से पहले हुई है या बाद में हुई है, को पार्टनरी राइट डॉटर का वैसे ही बन जाता है। जी। फिर इसको ये किया कि 2005 के बाद जो डेथ 2005 के बाद हुई है पिता की तो उसी में लागू होगा, क्योंकि जी। अमेंडमेंट 2005 की है। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये तय किया गया जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया कि 2005 से पहले हुई हो पिता की डेथ या 2005 के बाद हुई है, जो डॉटर का को पार्टनरी राइट है प्रॉपर्टी में, वो उनका को पार्टनरी राइट तब भी मिलेगा जब पिताजी की डेथ 1956 तक से बाद में हुई है। ठीक। यानी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, यानी जो सेल्फ ओन प्रॉपर्टी है, उसमें तो डॉटर्स का राइट एज पर सेक्शन 8 था ही। सेक्शन 6 में जो अमेंडमेंट आई गई उसके बाद भी डॉटर्स का राइट एज को पार्टनरी इन द प्रॉपर्टी जो फादर की है उसमें भी बना। ठीक। एक और सवाल जो यहाँ पर उभरता है कि चलिए पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का तो अधिकार है, लेकिन अगर किसी बेटे की प्रॉपर्टी है तो वहां पर माँ के अधिकार की भी बात आ जाती है, तो क्या उस पर माँ का कोई अधिकार होता है? फिर से बात ये बेटे की प्रॉपर्टी में माँ के अधिकार को समझना चाहेंगे। अब अभी आपको मेरी आवाज आ रही होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल साफ। हाँ, तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ जी, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 8 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का है वो डील करता है मेल की सक्सेशन में। अगर किसी ने विल नहीं छोड़ी हो, किसी ने नहीं बताया हो, नई लिखत में हो कि ये प्रॉपर्टियां कैसी जाएंगी, तो सेक्शन 8 डील करता है मेल की सक्सेशन के बारे में। उसमें जो पहला शेड्यूल वो ये कहता है कि जो लोग होंगे वो सारे करेंगे सक्सेस। उसमें क्या क्या नाम है जी? सन, डॉटर, विडो एंड मदर। ओके। तो सन का भी राइट है जी, डॉटर का राइट भी है, विडो यानी पत्नी का भी राइट है और मदर का भी राइट। जी जी। तो बेटे की संपत्ति में अंडर लॉ अगर इसमें विल नहीं दी है तो उनका राइट भी है। ठीक है। अच्छा, सौतेले बच्चों के प्रॉपर्टी में क्या अधिकार है, उनको लेकर भी थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए जी, इसका थोड़ा सा ये है कि इसमें हमें दो तरीके से देखना पड़ता है, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट में हिंदू की सक्सेशन की मेल की सक्सेशन की जो प्रोविजंस हैं वो अलग हैं जी, फीमेल की प्रोविजंस अलग हैं जी। अच्छा। तो इसका थोड़ा सा जवाब लंबा चौड़ा है। तो ये आपको ये तो मैं बता सकता हूँ कि जैसे फीमेल्स का राइट है, तो फीमेल्स के राइट में जो सन्स, डॉटर्स और हस्बैंड का राइट बनता है उसमें स्टेप सन्स और स्टेप डॉटर्स नहीं लिखा गया है जी। तो जो सौतेले बच्चे वुमेन के थ्रू मतलब जो है उनको सिर्फ सन्स एंड जो रियल सन्स एंड डॉटर्स हैं ब्लड रिलेटेड उन्हीं को। ओके। अच्छा, गोद लिए हुए जो बच्चे होते हैं उनका भी प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है? देखिए जी, गोद लिए हुए बच्चों के लिए जो कानून है वो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू अडॉप्शन गार्डियनशिप एक्ट। और इसमें जो अडॉप्शन है उसके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ वैलिडिटी और अडॉप्शन जरूरी हैं। अगर वो वैलिडिटी ऑफ अडॉप्शन पूरे हो जाते हैं, जो कंडीशंस ऑफ अडॉप्शन हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो अगर ये वैलिड अडॉप्शन में काउंट होती है तो सेक्शन 12 जो है इस एक्ट का वो ये क्लियरली कहता है कि जो राइट नेचुरल मतलब नेचुरल बच्चों को मिलती है वही अडॉप्टेड बच्चे को मिलती है। यानी कानून में अगर अडॉप्शन की जो जरूरी कंडीशंस हैं, जो वैलिडिटी करने के लिए पूरी करनी पड़ती है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद वो अडॉप्टेड चाइल्ड की वही राइट्स बनेंगी जो एक नेचुरल चाइल्ड की बनेगी। एक बात और, यहाँ पर चूंकि परिवार की जब बात आती है और उसमें संपत्ति की बात आती है तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स दे देते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं। तो जो पहली पत्नी है यानी जिसको डाइवोर्स दिया गया है उसके प्रॉपर्टी में क्या अधिकार है? दूसरी तरफ दूसरी पत्नी के प्रॉपर्टी में क्या अधिकार है जिससे मैरिज की है उसने? क्या डिफरेंस कुछ आता है? देखिए जी, जो हमारा कानून है वो
क्या रिकग्नाइज करता है। जैसे मैंने आपको बताया, मेल्स की जो सक्सेशन होती है वो तब मानी जाएगी जब वो विडो है। जैसे मैंने सेक्शन 8 के शेड्यूल में आपको बताया, सन्स, डॉटर, विडो, मदर। तो अगर शादीशुदा होने के बाद पति का देहांत हो जाता है तो वो विडो मानी जाती है, यानी कि वो एक पत्नी की जब डेथ हुई तो उनको राइट मिलता है। तो जब डिवोर्स हो जाता है और जब डिवोर्स होने के बाद वो एक मैरिज का जो एक संबंध होता है वो खत्म हो जाता है, तो वो एक तरीके से विडो नहीं मानी जाती। तो वो राइट जो एक पत्नी को मिलता है वो डिवोर्स होने के बाद जिससे डिवोर्स हुआ है उससे नहीं मिलता। और एक बारी जब डिवोर्स हो जाए तो और दूसरी शादी हो, क्योंकि वो शादी अगर डिवोर्स ठीक से हुआ है, कानून के तहत हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो जो दूसरी पत्नी है वो पत्नी मानी जाएंगी। और अगर पत्नी मानी जाएंगी तो उनका राइट वही होगा जो पत्नी का होना चाहिए प्रॉपर। एक सवाल थोड़ा सा मेरे जहन में भी, और वो भी हम थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई है और वो लापता है, और ऐसे में यही स्थिति बनती है, तब क्या होगा? नहीं, अगर किसी की डेथ नहीं हुई है और लापता है तो वो उसका 7 साल का कानूनी का वो है कि 7 साल तक उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है। उसके बाद अगर नहीं मिलते हैं तो माना जाता है, लेकिन उसमें भी बड़े सारे और कानूनी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जिनके तहत पहले पूरा एक बारी ये घोषित करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि ये नहीं है। उसके बाद ही जाके ये सारी चीजें उसके बाद ही सारी जाके बनती हैं और उसके बाद सारी चीजें दिखाई। अब मान लीजिए इसमें यहाँ पर अगर धर्मांतरण का कोई मामला आ जाता है, तब प्रॉपर्टी के अधिकार क्या प्रभावित होते हैं? देखिए जी, पहले तो ये देखना पड़ता है कि क्या चीज से हो रहा है, और उसके बाद अगर वो ठीक तरीके से हुआ है तो उसको भी वही लॉ अप्लाई करेगा जो पहले करता था। तो ये सब चीजें, ये बहुत सारी चीजें, जैसे एक सीढ़ी है, पहली चीज प्रूव करके दूसरी चीज, तीसरी चीज पे चलती है। तो पहली चीज जब होगी तभी जाके दूसरी चीज होती है। तो पहले चीज तो ये देखनी पड़ेगी कि ये है या नहीं है। अगर है तो फिर कौन से में है और उसको कैसा लॉ, कौन सा लॉ उसको अप्लाई। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा स्थिति अगर पलट जाए, पत्नी अगर मृत हो चुकी है तो उस प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, तो क्या उस प्रॉपर्टी में पुरुष के अधिकार होंगे? यही नियम लागू होंगे वहां भी? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेल्स की सक्सेशन है हिंदू सक्सेशन एक्ट में और जो फीमेल्स की सक्सेशन है हिंदू सक्सेशन एक्ट, दो अलग प्रोविजन हैं लोग। सेक्शन 8 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वो डील करता है मेल्स के साथ। जो सेक्शन 15 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वो डील करता है फीमेल्स। तो दो प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजन अलग बनाए गए हैं और वो अलग तरीके से डील करते हैं कि किसकी प्रॉपर्टी किसके पास कैसे जाए। सरसरी तौर पे मैंने जैसे आपको बताया कि जो मेल्स की सक्सेशन है सेक्शन 8 में दी गई है, उसमें सन, डॉटर, विडो और मदर सबका राइट बनता है। उसमें बहुत सारे और भी हैं, लेकिन उसके लिए पूरा एक टाइम लगेगा। और जो फीमेल्स के लिए हैं, फीमेल की अगर डेथ हो जाती है, जैसे आपने अभी पूछा मुझसे कि अगर उनकी विल के बिना डेथ हो जाए या वो कुछ ऐसे लिखत में विल के थ्रू नहीं पता चला, तो कैसे होगा उनका? तो वो दिया गया सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में। उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है जी? उसमें बेटा, बेटी और हस्बैंड तीनों इंक्लूडेड है और तीनों को बराबर बटेगा। तो ये जानकारी आपके दर्शकों को ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मेल्स का सक्सेशन है और जो फीमेल का सक्सेशन है, दोनों अलग प्रोविजन के थ्रू हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत अलग अलग तरीके से जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेल वाला जो फीमेल को भी अप्लाई होगा और फीमेल वाला मेल को भी अप्लाई, क्योंकि लॉ बनाते हुए जब पार्लियामेंट में लॉ बनाया गया तो दोनों का अलग से रखा। ठीक बात। उदित गुप्ता जी, बहुत सारी जानकारियां आपने दी, मुझे भी बहुत सारी जानकारियां हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। तो आज हमने प्रॉपर्टी से जुड़े जो कानूनी संबंधी जानकारियां थी वो हासिल की। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।